एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं होम साइंस के पेपर 1 के बारे में, जिसका नाम है, ठीक है, किसके बारे में, पेपर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। क्या नाम है? आहार एवं पोषण विज्ञान। उसके अंतर्गत एक टॉपिक आ जाता है कब्ज को लेकर के। इसको हमने दो भागों में बांटा है, भाग 1 और भाग 2 इसके बाद आएगा, ठीक है। तो इन दोनों भागों को देख लेंगे तो कब्ज से आप पे एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है, क्योंकि पेपर 1 में अक्सर करके आप देखते होंगे, चाहे लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में, एक ना एक प्रश्न या हो सकता है तीनों खंडों में या दो खंडों में तो जरूर करके आपसे प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, वो भी किससे रिलेटेड? कब्ज से रिलेटेड, ठीक है। तो इससे आपसे एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। बस आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और इसके बाद जो वीडियो आने वाला भाग 2 वो भी आप देख लीजिए, तो उससे एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले जानते हैं कि कब्ज होता क्या है, ठीक है। बात करें, कब्ज एक साधारण परंतु आम होने वाला रोग है। मतलब कह रहे हैं कि ये एक तो साधारण रोग है और दूसरा आम बात है, किसी को भी ये हो जाता है। अक्सर करके आप सुनते होंगे कि भैया इस वक्त जो है कब्ज बना के रखा है हमको, ठीक है। तो ये साधारण है और आम रोग है जो सभी को हो जाता है अक्सर करके। बात करें, यह भी आंतों से संबंधित रोग है। मतलब क्या कह रहे हैं, इसका भी संबंध आंत से ही है। कब्ज के रोगी को मल त्यागने में अत्यधिक कठिनाई होती है। मतलब जो कह रहे हैं कब्ज के रोगी होते हैं उनको लेटरिन करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बात करें, कब्ज के रोगी को बवासीर होने की संभावना रहती है। मतलब कह रहे हैं जिनको कब्ज की बीमारी हो जाती है उनके लिए समझ लीजिए एक ये भी है कि उनको बवासीर होना एकदम फिक्स तो नहीं रहता, लेकिन 80% संभावना बन जाती है कि उनको बवासीर भी हो जानी है। बात करें, कुछ व्यक्तियों को लंबी बीमारी के पश्चात कब्ज की शिकायत हो जाती है। मतलब कह रहे हैं कि जब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लंबी बीमारी काफ़ी ज़्यादा, जैसे बड़ी बीमारी कोई रही हो, उनको कोई भी बीमारी हो सकती है वो रही हो, उसके बाद में क्या होता है उनको कब्ज हो जाता है, ठीक है। दवाइयों का सेवन उन्होंने किया, खान पान में अपने परिवर्तन किया, बीमारी में होता है ना, कुछ चीज़ों के लिए बराव कर देते हैं और कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये ज़्यादा खाना है, ये कम खाना है, तो इस तरीके से उनके क्या हो जाता है, कब्ज उनको हो जाता है। बात करें, यह रोग कभी भी किसी भी आयु में हो सकता है। मतलब कह रहे हैं इसकी कोई आयु नहीं होती, छोटे से बच्चे को भी कब्ज हो सकता है और एक बुढ़े आदमी और एक नौजवान आदमी को भी कब्ज हो सकता है। इसकी कोई आयु सीमा नहीं होती, ठीक है। बात करें, मलबद्ध या कब्ज में मल कड़ा हो जाता है और कठिनता से कष्टपूर्वक निकलता है। मतलब कह रहे हैं कि जब ये कब्ज होता है आदमी को तो मलबद्ध एवं कब्ज में मल कड़ा हो जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो लेटरिंग होती है वो टाइट, मतलब एक तरीके से समझते होंगे ना, डॉक्टर के पास जाओ तो पूछते नहीं है कैसी टट्टी हो रही है, और सॉरी टट्टी अब थोड़ा वैसा शब्द है लेकिन अब पढ़ने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो उसमें कह रहे हैं लेटरिंग कैसी होती है कि ढीली होती है, टाइट होती है, तो उस तरीके से तो इसमें टाइट लेटरिंग होती है, ठीक है। और जब लेटरिंग आदमी करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। बात करें, कभी कभी गूदा की स्लेमिसिक झिल्ली से रक्त निकलने लगता है, इस कारण मल से रक्त दिखाई देता है, मल में रक्त दिखाई देता है। मतलब कह रहे हैं कि कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो अभी आपको इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, इतना कड़ा है, तो कभी कभी खून भी निकल आता है, तो उससे हमें कभी कभी खून देखने को भी मिलता है, ठीक है, लेटरिन के साथ में। बात करें कब्ज के कारण, हमें कब्ज क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। कब्ज के कुछ निम्नलिखित कारण हैं यहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं। पहला कह रहा है शौच की अनियमित आदत। शौच की अनियमित आदत मतलब आप लेटरिन करने जो है समय समय पे नहीं जाते हैं, आज गए तो 2 दिन बाद गए, पता चला कल दोपहर में किए थे, परसों शाम को किए हो, फिर सुबह कर लिए हो, तो ये अनियमित, जब आपके लेटरिन करने का एक टाइम फिक्स नहीं होगा तो आपको कब्ज हो जाएगी, ठीक है। अधिकांश लोगों को कब्ज होने का प्रमुख कारण है शौच का अनियमित आदतों का होना, ठीक है। यही चीज़ बता रहे हैं कि आप अगर सुबह जाते हैं तो सुबह जाइए, या सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं तो दोनों टाइम जाइए, अगर शाम को ही जाते हैं तो शाम को जाइए, लेकिन एक नियमित रूप से जाइए। आपका ये होना चाहिए, आपके बॉडी को ये पता होना चाहिए कि हाँ अब मेरे लेटरिन जाने का समय हो गया है, ठीक है। बात करें, व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से शौच कर जाने की आदत डालनी चाहिए। मतलब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो आदमी होता है उसको प्रतिदिन, मतलब रोज लेटरिन जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज खा लिए, कल भी खा लिए, अभी 2 दिन से लेटरिन ही नहीं गए तो कब्ज हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि असंतुलित आहार,
जब आप असंतुलित आहार का सेवन करेंगे तब भी आपको क्या हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। जैसे असंतुलित आहार भी कब्ज का प्रमुख कारण है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं आहार में वसा, प्रोटीन, शर्करा आदि भोज्य तत्वों की मात्रा उचित अनुपात में रखनी चाहिए। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वसा, जैसे मान लीजिए वसा किससे मिलती है हमें, ये जो तेल वाले सामान होते हैं ना, जो तेल का उपयोग जब ज़्यादा करेंगे तो आपको क्या वसा प्राप्त होगी। अब ऐसा नहीं कि आप दोनों टाइम पराठा ही बना के खा रहे हैं, पूड़ी ही बना के खा रहे हैं तो आपको कब्ज होगी। शर्करा का और प्रोटीन का, इन सभी का सेवन एक मात्रा में करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए और ना कम ही करना चाहिए, ठीक है, एक अनुपात में करना चाहिए। बात करें तीसरा कारण क्या होता है, स्नायुओं के तनाव। स्नायु तनाव भी कब्ज का एक कारण है। संवेगात्मक व्यक्ति में अधिक मानसिक उत्तेजना उत्पन्न हो जाने पर मल त्यागने की क्रिया पे कई दिन तक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आदमी होता है तो उस पर जब संवेगात्मक मतलब इमोशनल आप समझ सकते हैं, इस पे जब मानसिक तनाव, मानसिक उत्तेजना उत्पन्न होती है तो जब मानसिक उत्तेजना उत्पन्न होती तो मल त्यागने की क्रिया में कई दिन क्या हो जाता है, अवरोध, रुक जाते हैं ना, कि 2-3 दिन रुक जाते हैं, फिर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। या समझ लीजिए आप कहीं पे गए हैं, नहीं मिल रहा है कोई, तो आपने थोड़ा थोड़ा खाना भी खाया, लेटरिन नहीं लगी, 3-4 दिन रुक गए, तो वो कब्ज बना ही लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं औषधियों के प्रयोग से। जैसे आप औषधियों का भी प्रयोग करते हैं तो वो भी एक कब्ज का कारण बन जाता है। किसी रोग में अधिक औषधियों का प्रयोग भी कब्ज हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कोई भी रोग है, अब उस पर लगातार आप दवाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कब्ज का कारण एक ये भी बन के सामने आ जाता है। पांचवा कारण हमें देखने को मिल रहा है व्यायाम। उचित मात्रा में व्यायाम न करने के कारण आंतों की क्रियाओं में न्यूनता आ जाती है, ठीक है, ये मल निष्कासन क्रिया ठीक प्रकार से नहीं कर पाती, इसी कारण से कब्ज हो जाती है। मतलब कह रहे हैं अगर आप उचित मात्रा में डेली व्यायाम नहीं कर रहे हैं, मतलब सुबह उठ के थोड़ा बहुत चलना फिरना और अपने व्यायाम कोशिश करते रहना चाहिए ना, हाथ पैर झटकना पटकना, चलते रहना, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, या कहीं पे थोड़ी दूर टहलने निकल जाना। अभी क्या है ना कि अभी के ज़माने में देखो, पहले कब्ज वब्ज नहीं होते थे, क्योंकि वो 1.5 किलोमीटर तो बेचारे लेटरिन करने जाते थे, लोटे में पानी भर लेते थे, लेकर चले जाते थे 1.5 किलोमीटर, जब तक वहाँ पहुँचे प्रेशर बना दिया, आराम से हो गया। लेकिन अब क्या है, सो के उठे, आँख खुली नहीं कि डायरेक्ट पता चला लेटरिन में ही खड़े हैं, घर के बगल क्या, कमरे से सटी हुई लेटरिन है। तो अब आपको कब्ज नहीं होगी तो क्या होगी, पेट सही से साफ नहीं होगा, जब पेट सही से साफ नहीं होगा तो आपको कब्ज हो ही जाएगी। तो अभी आपको पहले उठना चाहिए, ठीक है, ब्रश वगैरह करना चाहिए, मान लो अगर करते हो, नहीं करते हो फिर भी ठीक है, आप गर्म पानी लीजिए, 1 गिलास पीजिए, उसके बाद आप अपने छत पे टहलने चले जाइए, या कहीं बाहर रोड, घर के सामने रोड हो वहाँ पे थोड़ी देर टहलिए, घूमिए, फिर उसके बाद अगर आप लेटरिन करने जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा और आपको कब्ज होने की कोई भी बीमारी नहीं मिलेगी, ठीक है। छठा नंबर क्या है, भोजन भी एक कारण हो जाता है कब्ज का। समय से भोजन ना करने पर, पर्याप्त मात्रा में विश्राम ना करने पर तथा जल्दबाजी का जीवन व्यतीत करने पर भी कब्ज का प्रमुख कारण है। मतलब कह रहे हैं जब आप समय समय पे भोजन नहीं करेंगे, पता चला आज सुबह 8 बजे खा लिए थे, कल 11 बजे दिन में खाए हो, परसों 1 बजे खा रहे हो, फिर सुबह 6 बजे खा ले रहे हो, तो जब आपका टाइमिंग नहीं फिक्स रहेगा तो अब भाई बॉडी है तुम्हारी ना, तो इसको एक टाइमिंग चाहिए होती है कि 3 घंटे 4 घंटे में हम खाने को पचाएंगे। अब मान लीजिए आपने 4 बजे खाना खाया, 12 घंटे मान लीजिए, या 24 घंटे में से 18 घंटे मान लीजिए, कोई 24 घंटे तक लेटरिन नहीं जाता, वो आदत होती है, हैबिट होती है, लेकिन जाता डेली है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए किसी को 24 घंटे लग रहे हैं पचाने में, तो अब 24 घंटे या 18 घंटे लग रहे हैं, तो अभी 18 घंटे का शेड्यूल है ना, आपने 6 बजे किया तो फिर अब 18 घंटे बाद आपको खाया तो 18 घंटे बाद लेटरिन जानी पड़ेगी। अब आप दिन में 12 बजे खा रहे हो तो फिर सोचो उससे 18 जोड़ो, तो कहाँ उतना टाइम आपका पूरा नहीं हुआ होगा 18 घंटा, अब आप उसी टाइम पे लेटरिन चले गए, तो क्या होगा, आपको लेटरिन होगी नहीं, जब आप आपका पेट नहीं साफ होगा तो आपका कब्ज हो जाएगा, ठीक है। आप सही से विश्राम नहीं करते हैं, खाने के बाद फिर बढ़ गए, मतलब खाना पचाने का थोड़ा भी समय नहीं मिलता है तो भी आपको कब्ज होने का डर रहती है। फिर कह रहे हैं जल्दबाजी का जीवन, मतलब जल्दी जल्दी में आप खा लिए, उस खाना को कूचते भी नहीं हो अच्छे से, एकदम सीधे सीधे खाते चले जा रहे हो, तो भी आपको कब्ज हो ही जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 7वां नंबर कारण हमें देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता भी कब्ज का एक कारण बन जाती है। व्यक्तिगत स्वच्छता का अभाव होने पर भी कब्ज हो जाता है। मतलब जब आप व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखते हैं, जैसे आपने फल खरीदा,
डायरेक्ट फल को खा लिया, उसको धुला वगैरह नहीं, ठीक है। कई सारी चीज़ें होती हैं, आप स्वच्छ पानी नहीं पी रहे हैं, कहीं भी पानी पाए, हाथ साफ है नहीं साफ है, तुरंत पानी पीना स्टार्ट कर दिए, तो ये सारी चीज़ें भी कब्ज का एक कारण बन जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है रेशेदार पदार्थ भी, जब रेशेदार पदार्थ का आप उपयोग करते हैं तो भी क्या होते, कब्ज का ज़्यादा वो हो जाता है। बात करें आहार में साग सब्जी, ठीक है, फल व रेशे युक्त पदार्थ की कमी के कारण भी कब्ज हो जाता है। मतलब कह रहे हैं जब आपको क्या साग सब्जी कम खाएंगे, फल वगैरह का कम प्रयोग करेंगे, रेशे युक्त पदार्थ का कम, जिसमें रेशा पाया जाता हो, कम करेंगे तो आपका भी क्या हो जाएगा, कब्ज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब देखते हैं कब्ज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कब्ज देख लेते हैं, यहाँ पे कब्ज के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। पहला कौन सा दिया गया है, मरोड़ वाला कब्ज, ठीक है। कौन सा, मरोड़ वाला कब्ज, एकदम देहाती भाषा में सब कुछ दिया गया है, आप समझ भी अच्छे से पाएंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। जब आप शेयर करते हो तो व्यूज़ बढ़ता है, और जब व्यूज़ बढ़ता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। लाइक करते हो तो भी हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम और क्लासें लाने का प्रयास करते हैं। जब आप शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट वगैरह करके नहीं बताओगे सर कैसा पढ़ा रहे हो, तो हमें भी लगता है कि बेकार में पढ़ाते चले जा रहे हैं, हमें लग रहा है कोई वैसे आता होगा देख के चला जाता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ ना कुछ हलचल किया करो, जैसे बताया है कि सुबह व्यायाम किया करो, ऐसे एक प्रकार का ये भी व्यायाम है कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, तो हमें पता चले कि आप एक्टिव हो और आपको कभी कब्ज नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, ये बात मजाक की थी, आगे देखते हैं। भोजन में अत्यधिक ठोस पदार्थ का सेवन से यह रोग आ जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये मरोड़ वाला कब्ज होता है, जब आप अत्यधिक ठोस पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपके अंदर ये मरोड़ वाला कब्ज उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में मल छोटी छोटी गांठों के रूप में शरीर से निष्कासित होता है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप लेटरिन करने जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या छोटी छोटी गांठों के रूप में लेटरिंगें होती हैं, एकदम साफ लेटरिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द भी झेलना पड़ता है, पेट में मरोड़ भी रहती है। बात करें आंतों में ऐंठन होने लगती है, ठीक है, आंतों में ऐंठन होगी जब दर्द बढ़ेगा, और यह ऐंठन उस समय तक होती रहेगी जब तक मल का शरीर से निष्कासन नहीं हो जाता। कह रहे हैं ये दर्द तभी तक बना रहेगा जब तक आप लेटरिन सही से नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नियमित करना ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा, एक मिनट, दूसरा कारण यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरे प्रकार का जो कब्ज है कौन सा है, मनोवैज्ञानिक कब्ज, ठीक है। ये कौन सा है, मनोवैज्ञानिक कब्ज। मल विसर्जन से पूर्व पेट में दर्द होता है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप मल विसर्जन, काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हिंदी का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, जब आप टट्टी करने जाते हैं या लेटरिन करने जाते हैं तो उससे पहले आपको क्या होगा, पेट में मरोड़ होगी, सुबह सुबह हो सकती है, होता हो आपको, तो पेट में जब मरोड़ होती है तो वही ये क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक कब्ज कहलाता है। और यही प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है। इस अवस्था में मल छोटी छोटी गांठों के रूप में निकलता है, ठीक है, और मल त्यागने में काफ़ी कठिनाई होती है। मतलब कह रहे हैं कि ये क्या होता है कि जब हम लेटरिंग करने जाते हैं तो जो लेटरिंग होती है वो छोटी छोटी गांठों के रूप में बाहर निकलती है, और उसके बाद जो है लेटरिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ता है, ठीक है। मल की कठोरता के कारण गूदा में जख्म हो जाते हैं, जिससे कभी कभी रक्त निकलने भी लगते हैं। मतलब कह रहे हैं लेटरिन के इतनी कठोर होने के कारण क्या होता है, गूदे में जो है क्या हो जाता है, कभी कभी जख्म उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ से खून वगैरह भी थोड़े बहुत हमें देखने को मिल जाते हैं लेटरिन के साथ, ठीक है। तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो छोटी मोटी बातें रहती हैं, बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जिससे आप से कब्ज जो है काफ़ी ज़्यादा दूरी बना के रखेगा। तीसरा नंबर क्या है, निरंतर मलबद्ध। निरंतर मलबद्ध ये क्या है, कब्ज का एक कारण है। जैसे कह रहे हैं यह रोग सभी आयु के लोगों के पास में पाया जाता है। मतलब कह रहे हैं यह जो रोग है ये सभी लोगों के, कोई भी आयु का लोग हो, छोटा हो, बच्चा हो, 10 साल का, 16 साल का, 38 साल का, 62 साल का, तो किसी भी आयु का हो, सबके अंदर पाया जाता है। इस रोग का प्रमुख कारण आहार में पौष्टिक तत्वों की न्यूनता है। मतलब कह रहे हैं जब आप पौष्टिक तत्व कम खाएंगे, वैसे कुछ भी खा ले रहे हैं, जैसे आपने ब्रेड वगैरह का सेवन ज़्यादा किया, उसमें कौन से पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं, कोई नहीं मिल रहे हैं, बस आप उसको रुई की तरह चबाते चले जा रहे हैं। तो अब जब आप इन सारी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको ये कब्ज हो जाएगा, निरंतर मलबद्ध वाला, ठीक है। चौथा में देखने को मिल रहा है कौन सा, एटानिक कब्ज। एटानिक कब्ज इस प्रकार का कब्ज वृद्धा अवस्था में अधिक होता है। मतलब कह रहे हैं ये जो कब्ज होता है जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वृद्धावस्था में
आंतों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अधिक मात्रा में औषधियों तथा असंतुलित आहार के कारण भी इस तरह के कब्ज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि जब आदमी वृद्धावस्था में पहुँचता है तो उसकी मांसपेशियाँ, आंतों की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और जब वो अधिक मात्रा में दवाइयों का सेवन करता है, कभी घुटने का दर्द रहेगा तो कभी उठने बैठने में तकलीफ होगी, कभी सर में दर्द तो कभी पीठ में, कभी हाथ में, ठीक है, या बुखार हो गया, या ऐसी सारी बीमारियां बुढ़ेपन पे आदमी को देखने को मिलती है। ठीक है, जब वो बुढ़ापा आता है तो आदमी को वहाँ पे ऐसी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो लगातार वो निरंतर दवाइयों का क्या करता है, सेवन करता है। और क्या असंतुलित आहार भी करता है। मतलब जैसे एक जब दवाई सेवन कर रहे हो तो आपको असंतुलित आहार ही मिलेगा। अब संतुलित आहार तो मिलने वाला नहीं है। हो सकता है बहुत लोग होते हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो कहते हैं देखो अभी हम बुढ़े हैं लेकिन फिर भी एक जवान की तरह लग रहे हैं। ठीक है, तो वो उनके आहार के ऊपर से डिपेंड करता है कि वो आहार किस प्रकार का सेवन करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये एटानिक कब्ज देखने को मिलता है। 5वां नंबर का कब्ज कौन सा है? 5वां नंबर कब्ज जो है वो कौन सा है? तो वो है स्पार्टिक कब्ज। कौन सा? स्पार्टिक कब्ज। बड़ी आंत के कोलन में मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण मल आगे बढ़कर बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, इस प्रकार कब्ज में मल की दृढ़ता असामान्य हो जाती है। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं कब्ज के कुछ लक्षण भी होते हैं। लक्षण कौन कौन से हैं? कब्ज की स्थिति में आंत से मल बाहर निकल नहीं पाता है। मतलब आप कैसे पता पाएंगे कि आपको कब्ज है? तो इसके कुछ लक्षण है। जैसे कह रहा है कि जब कब्ज आपको होती है तो इस स्थिति में आंत से आपके क्या होते हैं, जो मल होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। कब्ज के रोगी के सिर में दर्द होता है। मतलब कह रहे हैं अक्सर आप देखते होंगे जिनको कब्ज रहता है उनको एक टेंशन बनी रहती है, और जब टेंशन बनी रहती है लगातार मनुष्य के दिमाग पर, तो वो क्या हो जाता है, उसके सर में दर्द भी होने लगता है। ठीक है, जी मिचलाता है, मतलब एक अलग टाइप का माहौल बना रहेगा। जी मिचलाना आप समझ रहे होंगे। तथा सांसों में बदबू आती है। मतलब कह रहे हैं जब आप सांस लेंगे तो आपको एक अपने आप में ही अलग तरीके का वो लगेगा और बदबू वगैरह आएगी। ठीक है, रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। यहाँ पे कुछ लक्षण हम देख सकते हैं। व्यक्ति कमजोर तथा दुर्बल हो जाता है कब्ज के कारण। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, वो खाना कम खाना चाहता है। बार बार उल्टियाँ होने लगती हैं, उसको उल्टियाँ भी होती हैं। सांसों में बदबू उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चेहरा उदास और पीला पड़ जाता है। चेहरे पे वो रौनक नहीं रह जाती जो आदमी के अंदर होनी चाहिए, और आदमी क्या हो जाता है, उसका चेहरा पीला भी पड़ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उपचार क्या है, कैसे हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो कब्ज से बचने के लिए व्यक्ति को अपने दैनिक आदतों में सुधार करना आवश्यक है। कौन कौन से सुधार करने होते हैं? पहला देख सकते हैं, व्यक्ति को अपनी भोजन संबंधी आदतों में सुधार करना चाहिए तथा संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसको भोजन संबंधित आदतें अपनी सुधार लेनी चाहिए। 8 बजे खाना, 10 बजे खाना, अब 1 बजे खाना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एक टाइम फिक्स कर लेना है। आप सुबह 8 बजे खाते हो तो सुबह 8 बजे खाओ, 10 बजे खाते हो तो डेली 10 बजे खाओ, शाम को 9 बजे खाते हो तो डेली 9 बजे ही आपको खाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये दैनिक आदतें सुधार लेनी है। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है रोगी को नियमित व्यायाम व विश्राम करना चाहिए, जिससे कि मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करने लगे। मतलब कह रहे हैं जो रोगी हो इस चीज़ का, उसको डेली व्यायाम करना चाहिए। उठ के थोड़ी बहुत देर, सुबह सो के उठे तो कुछ दूर चलना चाहिए उसको। ठीक है, गर्म पानी वगैरह, हाथ पैर को झिटकना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, छत पे चढ़ना चाहिए, उतरना चाहिए। थोड़े बहुत व्यायाम हैं, आप अगर घर पे कुछ काम वगैरह भी कर लेते हैं तो आपको ये कब्ज से दूरी बनी रहेगी आपकी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा उपचार हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्त। कौन सा देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है कब्ज के रोगी को प्रतिदिन 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, प्रातः हल्के गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। मतलब कह रहे हैं जब आदमी सुबह पानी पिए तो वो थोड़ा सा गुनगुना कर ले और उसमें हल्का सा नींबू बना ले, डाल ले, हल्का सा नींबू का रस डाल ले, तो वो क्या हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक उसके लिए सिद्ध होगा। चौथा नंबर उपचार देखने को मिल रहा है, कब्ज के रोगी को अधिक मात्रा में रेशे युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। रेशे युक्त भोजन पदार्थ के बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कब्ज का जो अगला प्रकार आने वाला है वो भोजन के लिए ही आने वाला है कि कब्ज में हमें किन प्रकार के भोजनों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बृहद रूप से जानकारी दी जाएगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है और जो है
लगातार हमसे बने रहना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवा जो कारण यहाँ पे वो पांचवा जो क्या उपचार आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? नियमित मल त्यागने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप सुबह 6 बजे लेटरिन जाते हो तो आपको अब डेली 6 बजे जाना होगा। ठीक है, ये आपको रोज करना होगा। छठा नंबर उपचार जो है क्या कर रहा है? कब्ज के रोगी को पेट पर जैतून के तेल का मालिश दिन में 2 बार 10 मिनट के अंतराल पर करना चाहिए। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जैसे आदमी जो जिसको कब्ज हो उसके पेट पर जैतून का जो तेल आता है उसका मालिश 10 मिनट के अंतराल पर पहले एक बार कर लीजिए, फिर 10 मिनट बाद फिर दोबारा उसके पेट पर उस चीज़ का मालिश कर दीजिए। ठीक है, इससे कब्ज की स्थिति में आराम मिलती है। जब आदमी को कब्ज बनाए हो, पेट में मरोड़न हो, इन सारी चीज़ों की वो हो तो आप आराम से उन सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। ठीक है, सातवां कारण प्रातः नाश्ते से पूर्व रोगी को अपनी रुचि के अनुसार नींबू या बिना नींबू का पानी, फलों का अंडा, तो फलों का ठंडा या गर्म रस पीने को देना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जब जो आदमी है जो कब्ज का रोगी है उसको क्या करना चाहिए? नाश्ते से पूर्व, मतलब जब नाश्ता करने जा रहा है उससे पहले उसके रुचि हो या ना रुचि हो उसके अनुसार, मतलब उसकी रुचि देख लो, वो नींबू के साथ पानी पीना चाहता है या बिना नींबू के साथ पानी पीना चाहता है या किसी ठंडा फल का रस पीना चाहता है, तो इन सारी चीज़ों का सेवन उसको करा देना चाहिए। ठीक है ना। आठवां कारण हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आठवां कारण क्या कह रहा है? कब्ज के रोगी को घी, तेल, वसा की मात्रा आहार में अधिक देनी चाहिए। मतलब घी, तेल वगैरह देते रहिए, उसको सेवन कराते रहिए, क्योंकि यह पदार्थ कब्ज को कम करने तथा मल को चिकना तथा ढीला करने, निष्कासित करने में सहायता करते हैं। मतलब कह रहे हैं जब आप घी, तेल वगैरह उसको खिलाते रहेंगे तो उसके अंदर जो है मल जो है वो थोड़ा बहुत उसमें चिकनाहट आ जाएगी और उसके बाद क्या है कि वो ढीला भी हो जाएगा, तो उसको मल त्यागने में आसानी होगी। ठीक है, आगे कह रहा है कब्ज के कारण वसा में कमी नहीं करनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं अगर आपको कब्ज हुआ है तो आपको वसा में कमी नहीं करनी चाहिए, वसा ज़्यादा, तेल वगैरह ज़्यादा सेवन करना चाहिए। 9वां नंबर कारण हमें देखने को मिल रहा है फलों को छीलकर या रस के ऊपर के प्रयुक्त ना करके छिलका सहित खाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं फलों को छीलकर या रस के रूप में प्रयुक्त ना करें। मतलब जैसे फल है, सेब वगैरह बहुत जिन लोग हैं छील कर खाते हैं, तो इन चीज़ों को छील कर नहीं खाना है, आपको फल को वैसे ही खाना है और उसके छिलके सहित खाना है। ठीक है, यह कब्ज के लिए अति लाभकारी सिद्ध होते हैं। बात करें अतः 10वां नंबर, अतः यह स्पष्ट है कि कब्ज के उपचार की दृष्टि से उचित और संतुलित आहार की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। आहार का नियोजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आहार कच्ची या पक्की सब्जियों और फलों की इतनी मात्रा सम्मिलित हो जाए कि 50 से 60 ग्राम रेशे युक्त पदार्थ अवश्य प्राप्त हो। ठीक है, प्राप्त हो सके। उसके बाद क्या कह रहा है? 2 या 3 सलाद के पत्ते, कच्ची सब्जियां और फलों को आहार में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।